डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान कैसे बना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो ये संविधान सभा में जो बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान को किसने बनाया। तो बेसिकली इस टॉपिक में इसी के बारे में चर्चा की गई है। आप यहाँ अपने बुक में बहुत सारे नेताओं के फ़ोटो भी देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो नेता थे, जो आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो फिर उसके बाद है कि उन्हीं में से कुछ नेता, जैसे वो मोतीलाल नेहरू, फिर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर आपको ये जो है कि एस.सी. मुखर्जी, जयपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, तो जितने सारे नेता एक संस्था बनती, तो जैसे कि मान लीजिए स्कूल ही है, यहाँ तो बहुत सारे टीचर हैं, प्रिंसिपल सर भी आपको पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री, लेकिन क्या है उनका पोस्ट क्या है? वाइस प्रिंसिपल का है। तो जितने भी मतलब यहाँ बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको भी अलग उनके अनुसार उनको अलग अलग काम में बांटा जाता है। कोई टीचिंग का काम करते हैं, कोई मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं कि हाँ स्कूल कैसे रन करेगा। प्रिंसिपल देखते हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्टर है, वो देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो स्कूल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी, जो स्कूल के लिए लाभदायक हो, जहाँ स्कूल अच्छे से रन कर सके। फिर है कि अब जो स्वीपर्स होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, तब उनके बिना भी तो काम नहीं चलेगा। मतलब हर एक किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। तो यहाँ जब संविधान लिखने की बात आई, तो वहाँ भी कुछ जनप्रतिनिधियों जो जनता के बीच में पॉपुलर थे, तो उन्हीं को ये काम दिया गया। तो फिर इन्होंने क्या कहते हैं कि ये लोग जो संविधान, जो इतने बड़े विशाल संविधान को लिखे, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं कि जो संविधान सभा को लिखी, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के लिए सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एक फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन December 1946 soon after the country was divided into India and Pakistan। 1946 में मीटिंग हुई संविधान सभा की, और इसके तुरंत बाद एक साल के बाद ही 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? फिर ये इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। पता है ना, क्योंकि हमारा जो देश वो बच चुका था। The Constitutional Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये जो मतलब कि भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 मेंबर थे। क्लियर? और इस सभा ने, इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि थे, इसमें जितने भी मेंबर थे संविधान सभा को लिखने वाले, इन्होंने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 तक ये संविधान को लिख लिया, अपना काम उन्होंने पूरा कर लिया। तब फिर क्या हुआ कि ये जो संविधान था
वो ठीक 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया पूरे देश में। और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? We have already noted one reason above. The constitution doesn't reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. आइए पहले यहाँ तक हम लोग समझ लें। ये क्या था कि सबके मन में ये सवाल, जो आज के लोग हैं उनके मन में ये सवाल उठते होंगे कि संविधान तो 50 साल पहले लिखा गया था भारत की आज़ादी के बाद, तो फिर अभी तक हम उसे क्यों मान रहे हैं? क्यों नहीं इसमें चेंजेज हैं? तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान लें कि ये जो संविधान जो लिखा गया वो सिर्फ उन नेता जो वो संविधान सभा को लिखे थे वे उनके विचारों का दस्तावेज नहीं था। वो मतलब जो संविधान जो लिखा गया है, जो वो संविधान किताब है, वो सिर्फ उनके विचार नहीं थे, वे सिर्फ उनके विचार को व्यक्त नहीं किया, बल्कि यह मतलब कि अपने समय की, उस समय की जो परिस्थितियां हैं और जो भविष्य में जो हो सकता है उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसकी पूरी व्यापकताओं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। आपको शायद पता नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे देश में संविधान को फिर से लिखा गया। इसलिए लिखा गया क्योंकि जो संविधान में जो दुनिया के दूसरे देश में जो संविधान लिखा गया था, जो वहाँ के बेसिक से जिन मूल बातों को जो उसमें लिखा गया था, जो ज़रूरी बातों को, उसमें जो वहाँ के विभिन्न पार्टियाँ थीं, हाँ, उन्हीं में आपस में तालमेल नहीं था। तो दुनिया के सभी देशों का अपना अपना संविधान है। और संविधान क्या है कि कोई मतलब कि कागज़ का टुकड़ा या किसी दूसरे किताब की तरह एक तो मैनिफेस्टो नहीं है कि हाँ हम कुछ भी लिख दिए है, एक दस्तावेज नहीं है। ये क्या है? कोई भी उसको मानता नहीं है। पर हमारा जो देश का संविधान है ना, ये दुनिया का मतलब बहुत अच्छा संविधान में एक है कि बहुत सारे विचार मंथन, कई देशों के संविधान के अध्ययन और अपने देश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसे एक सूत्र में बांधने के लिए सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और इसलिए आज हमारा देश दुनिया और हमारे देश को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। तो चलिए आगे देखते हैं। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. चलिए इसको समझते हैं पहले। तो क्या है इसमें कि हमारा जो संविधान है उसका अनुभव क्या है, एकदम अलग है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी लोगों, अब हमारे यहाँ तो विभिन्नता है, ये तो पता है, अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग कल्चर हैं। तो जो संविधान लिखा गया तो इसमें जो कुछ भी मतलब कि जो लिखा गया तो
कुछ अब जो संशोधन भी हुए बीच बीच में, तो जो लिखा गया उस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल उठाए। पर जो मतलब कि बड़े सोशल ग्रुप्स थे और जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। ये मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दूसरी बात है कि द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात है कि इसको मानने का सबसे बड़ा कारण है, लोगों ने इसलिए इस पर भी सवाल नहीं उठाए कि जो संविधान सभा है ना, ये हमारे भारत के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका की तरह यहाँ पर कोई मतलब मन में ये नहीं था कि वाइट और ब्लैक दोनों को मिला के चलना है। यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे वो भारतीय ही थे। तो इसलिए भी न क्या था कि उस समय भी कि जो ये एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, उस समय भी क्या था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। तो हमारे देश में क्या था कि डायरेक्ट इलेक्शन करके लोग वोटिंग कर सकते थे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो थे कि जो इलेक्शंस होते थे, तो जो ये तो पता है ना कि अंग्रेज़ों ने कुछ अधिकार दिए, कुछ चुने ही लोगों को वोटिंग करने का अधिकार लोगों को दिया हुआ था। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो फिर इसमें क्या था कि ये जो सभा थी, इसमें क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसी के लोगों का मेन पावर था उसमें। और उसके बाद फिर क्या था कि इट वाज द इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोविजनल लेजिस्लेचर that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who didn't agree with the Congress in social terms too. The assembly represented members from different language groups, caste, class, religions, and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchisee, its composition would not have been very different. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to Constitution. आइए इसको फिर हम लोग देख लें। अब क्या है कि ऊपर जैसे मैंने पहले आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि हमारे चूँकि ये इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था संविधान को लिखने में, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे ही देश के लोगों के हित के बारे में लिखा गया था। पूरी तरह से ये पूरे भारतीयों का ही संविधान था। और जो प्रांत मतलब कि अंग्रेज़ों के समय ही कुछ चुने हुए लोगों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ चुने हुए नेताओं को वो राज्यों में वोटिंग का अधिकार था। तो फिर है कि इससे क्या हुआ था, इससे ये फ़ायदा हुआ था कि जितने भी स्टेट्स थे उस समय, तो उस समय जो वहाँ के नेता थे तो वो वहाँ के कल्चर से पूरी तरह वाकिफ़ थे। तो जो भारतीय संविधान लिखा गया तो उसमें क्या था कि जितने भी भौगोलिक क्षेत्र थे, जितने भी वहाँ का मतलब कि जो क्लाइमेट, वहाँ के कल्चर, उस जगह को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा गया। लेकिन ये भी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी कई तरह के विचारधारा के लोग थे। उसमें भी कई सारे मेंबर्स ऐसे थे कि उस जो संविधान सभा में लिखने वाले जो सदस्य थे उसमें भी कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब कि कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि सोशली इस संविधान सभा में
सभी ग्रुप्स को ध्यान में, मतलब सभी ग्रुप्स के लोग थे। ये नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को रखा गया या बहुत सारे हाई एजुकेटेड लोग को रखा गया। जो स्किल्ड पीपल थे, जिन्हें अनुभव था, उनको भी संविधान सभा में उनसे भी अनुभव लेने का प्रयास किया गया था। तो इसमें इस सामाजिक रूप से ये जो संविधान सभा थी ना, इसमें सभी समूह, जाति, कास्ट, रिलीजन और जो ये विभिन्न तरह के जो काम करने पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन अगर वोटिंग के जरिए हुआ होता, तब क्या होता कि इसका जो स्वरूप होता वो काफ़ी अलग होता। तो इस तरह सभी लोगों को मिलाकर जो संविधान सभा लिखने का काम हुआ ना, तो एक तरह से ये संविधान क्या हुआ, पूरी तरह प्योर हो गया। और ये जो संविधान सभा के जो लोग सदस्य थे, ये सभी लोगों को मिलाकर चले। ये संविधान सभा को लिखने के लिए सभी लोगों की सर्वसम्मति ली गई। उसके बाद पहले कुछ बेसिक थ्योरीज बनाई गए। पहले कुछ क्या हुआ कि बेसिक थ्योरीज बनाए गए। चलिए इसके बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये क्या था। कि सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी बनाए गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये तब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar prepared the draft constitution for discussion. Several rounds of through discussion took place on the draft constitution, crowd by crowd. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationales behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. चलिए अब हम लोग इस लाइन को समझें। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बेसिक थ्योरी बनाई गई, तो सबकी सहमति बनाई गई। और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग की जो मतलब कि ड्राफ्ट कौन करेगा, मेनली इसको अंतिम रूप कौन देगा, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रमुख थे, हाँ, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ आप लोग वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता। ठीक है, तो फिर अब आप लोग ये जानिए कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक रफ में एक प्रारूप, एक संविधान बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो संविधान का जो प्रारूप बना, जो मतलब कि एक रफ टफ प्रारूप का मतलब क्या कि एक रफ टफ आइडिया, हाँ, पहले उस पर जो जितनी भी बातें थी वो एक मतलब कि प्रारूप बनाया गया उसका। और उस पर क्या हुआ कि सभी पर इसके एक एक चीज़ पर चर्चा हुई। और एक बार बैठक नहीं हुई, ये सही होगा कि नहीं, इसको लागू करने से भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि कोई 1-2 दिन का तो बात नहीं था। ये संविधान को तो लंबे समय तक चलना था। तो क्योंकि हम आज़ाद भारत के नागरिक हो चुके थे, तो फिर क्या है कि कई दौर में चर्चा हुई। और जितने सारे मतलब कि लिखे गए थे, 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर बहुत बार मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, उस पर विचार विमर्श हुआ। 3 वर्ष में मतलब कि 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। हर मतलब जितने भी लोग थे सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हर प्रस्ताव, हर शब्द, जितने भी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे सभी को रिकॉर्ड किया गया। सभी रिकॉर्ड्स को
संभाला गया, हाँ, उनको सुना गया। और ये जो मतलब कि ये जो रिकॉर्ड हुए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 12 मोटे मोटे भाग में प्रकाशित किया गया। मतलब कि 12 ये जो डिबेट्स है, मतलब इतनी सारी चर्चा हुई कि इस पर 12 किताब बन गई, मोटी मोटी किताबें बन गई। समझ रहे हैं ना आप लोग कि 12 मोटी मोटी किताबें बन गई। और उसके पीछे मतलब कि सोचिए कि कितना मेहनत लगा भारतीय संविधान को लिखने के लिए। और मतलब देख रहे हैं। और इसके लिए क्या होता है कि जब भी ये संविधान के में जब संशोधन के लिए जब भी अभी वर्तमान में भी कि जब मतलब कि चर्चा होती कि इसको बदलना है, इस पर संशोधन है, तो जब भी संविधान की व्याख्या होती है, उस पर बहस होता है, तो ये जो संविधान, ये जो पुस्तकें, ये जो 12 जो पुस्तकें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से जाना जाता है, इसी का सहारा लेके फिर संविधान की व्याख्या की जाती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।